हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस न्यू वीडियो में हम जानने वाले हैं कि एज अ जूनियर एसोसिएट आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में क्या रोल रहता है, आपको कौन कौन से ऐसे वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ करना पड़ता है, आपका जो वर्क लाइफ बैलेंस होता है वो होता है या फिर नहीं, आपका सैलरी कितना होता है, आपको पर्क कौन से मिलते हैं, उसमें प्रोस क्या है कॉन्स क्या है, आपको क्रॉस सेलिंग करना पड़ता है या फिर नहीं, इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में पूरे डिटेल में जानने वाले। सो वीडियो थोड़ी सी लंबी रहेगी लेकिन आपको पूरा वॉच करने के लिए वर्थ इट है। ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी उस स्टूडेंट्स के लिए जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को हाल ही में ज्वाइन करने वाले जिनका सिलेक्शन हुआ है, और साथ में उन स्टूडेंट के लिए भी जो IBPS का प्रिपरेशन कर रहे हैं, फ्यूचर में SBI अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो। मुझे एज अ जूनियर एसोसिएट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 9 मंथ्स ऑलरेडी हो चुके, तो मैं अपने 9 मंथ के एक्सपीरियंस पे आप सभी को पूरा डिटेल में बताऊंगा। हेलो दोस्तों, माय नेम इज रजनीकांत एंड यू आर वाचिंग आरजे द बैंकर। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है वो है एज अ जूनियर एसोसिएट आपका रोल क्या होने वाला है। ये सभी चीज़ें डिपेंड करती है आपके ब्रांच के लोकेशन पे, आपका ब्रांच कहाँ पे लोकेटेड है उसके हिसाब से आपका वर्क यहाँ पे डिफाइन होता है। फॉर एग्जांपल के लिए मेरा ब्रांच यहाँ पे रूरल एरिया में, तो मोस्टली यहाँ पे मेरे ब्रांच में फार्मर्स आते हैं, तो फार्मर्स का मोस्टली काम यही होता है कि जो गवर्नमेंट के स्कीम से उसकी रिगार्डिंग उनको इन्फॉर्मेशन देना, उसके लिए उनका फॉर्म फिल करके लेना, उसका KYC अपडेशन करना, उनके जो बैलेंस इंक्वायरी वो कर देना या फिर पासबुक प्रिंटिंग कर देना। इसके हिसाब से मेरा काम डिवाइडेड है। और साथ में हमारा ब्रांच है गवर्नमेंट बिजनेस का ब्रांच है और साथ में कॉर्पोरेट बिजनेस का भी ब्रांच है, यानी कि जो यहाँ पे लोकल बिजनेसमैन है उनके सभी के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस मेरे पास ही आते हैं, जैसे NEFT RTGS। उसके हिसाब से मेरा ब्रांच के लोकेशन के हिसाब से मेरा काम जो है वो डिफाइन हो जाता है। अगर आपका ब्रांच अर्बन एरिया में तो उसके हिसाब से आपका काम होने वाला है। मोस्टली हर जूनियर एसोसिएट का काम यही होता है कि वो एज अ सिंगल विंडो ऑपरेटर काम करे, यानी कि असिस्टेंट जो भी कस्टमर को डील करने वाला है, जो भी कस्टमर के क्वेरीज है वो सॉल्व करने वाला है, उसका काम एग्जैक्टली वही होता है, कस्टमर से डील करना, उनके क्वेरीज को सॉल्व करना, उनको सर्विस देना, मोस्टली सर्विस प्रोवाइड करना एज अ जूनियर एसोसिएट का काम यहाँ पे डिफाइन होता है। सेकंड पॉइंट यहाँ पे आ जाती है कि आपका डेली वर्क रूटीन क्या होने वाला है। तो यहाँ पे मैं डेली वर्क रूटीन के बारे में अगर बात करूँ तो सबसे पहले हमारा जो डे जो स्टार्ट होता है, कस्टमर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं वो 10 बजे से स्टार्ट हो जाते हैं। आपको 10 बजे के पहले ब्रांच में जाके लॉगिन करना पड़ता है अपने डेस्कटॉप पे, अपने सीट पे। उसके बाद लॉगिन करने के बाद आपके जो कस्टमर से आना स्टार्ट हो जाते हैं। और आपका जो लंच टाइम है वो, जैसे कि आप सभी को पता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कोई भी RBI ने कोई भी ऐसा लंच टाइम परफेक्टली डिफाइन नहीं किया कि ये टाइम पे लंच आप कर सकते हो। 10 बजे के बाद जैसे ही कस्टमर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं वो 4 बजे तक कस्टमर्स आते रहते हैं। जैसे 4 बज जाते हैं तो डोर क्लोज हो जाता है। डोर क्लोज कर देने के बाद जो भी कस्टमर अंदर आ चुके थे ऑलरेडी, उनको सभी को सर्विस देने के बाद हमारा जो पेंडिंग काम है, दिन भर में हमें जो काम मिला है उसे हम 4 बजे के बाद जो कस्टमर अंदर है उनको सर्विस देने के बाद अपना जो पेंडिंग काम है उसे कंप्लीट करके वापस घर जाना पड़ता है। क्योंकि मेरा ब्रांच है वो तालुका लेवल पे, तो मेरे ब्रांच में थोड़ा सा ज़्यादा काम आता है, तो काम ज़्यादा होने की वजह से हमें थोड़ा सा लेट हो जाता है निकलने के लिए। तो मैं जल्दी से जल्दी ट्राई करता हूँ कि मैं अपना काम फिनिश करके यहाँ से निकलूँ। तो मुझे कभी कभी 7 बज जाते हैं, कभी कभी 7:30 भी बज जाते हैं। तो आपका आने का टाइम फिक्स है लेकिन आपका जाने का टाइम फिक्स नहीं रहता। तो ऐसा फ्लेक्सिबल आप मान के नहीं चलेंगे कि आपको 10 बजे आना है और 5 बजे निकल जाना है। तो इन रियलिटी आपको जब तक आपका काम कंप्लीट नहीं होता वो आप नहीं जा सकते। सो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आपके ऊपर वर्क प्रेशर किस तरीके से रहने वाला है और चैलेंजेस क्या क्या आपको फेस करने पड़ सकते हैं। अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में काम करें, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एज अ पब्लिक सेक्टर बैंक लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है जिसका कस्टमर बेस बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके ऊपर वर्क प्रेशर थोड़ा सा रहने वाला है। वर्क प्रेशर बहुत ही ज़्यादा रहेगा ऐसी कोई बात नहीं है, आपके ऊपर वर्क प्रेशर रहेगा, लेकिन आप जितना हैंडल कर सकते हो उतना ही वर्क प्रेशर यहाँ पे रहता है। अगर चैलेंजेस की बात करें तो आपको डिफरेंट चैलेंजेस डे बाय डे फेस करने पड़ सकते हैं। जैसे कि अगर आप मार्चेंट में अगर आप काम कर रहे हो तो आपको मार्चेंट में ज़्यादा से ज़्यादा आपके ऊपर वर्क प्रेशर रहेगा एज़ कम्पेयर टू रेगुलर डे। आपका वर्क प्रेशर इस तरीके से भी डिफाइन किया जाता है कि कस्टमर बेस आपका बड़ा है तो आपको कस्टमर को अच्छे से डील करना होगा। कस्टमर्स भी बहुत ज़्यादा आ जाते हैं कभी कभी, तो उसको भी आपको डील करना पड़ सकता है। स्टार्टिंग में आपको वर्क प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा क्योंकि आपको इन सभी चीज़ों की आदत नहीं है। बाय द टाइम आपको जैसे इन सभी चीज़ों से फेमिलियर हो जाएंगे, आपको वर्क प्रेशर इतना ज़्यादा फील नहीं होगा जो कि मुझे स्टार्टिंग में फील हुआ था। जब भी मैंने ज्वाइन किया था मुझे फर्स्ट 2-3 महीने में कुछ सीखने लग गए थे,
तो सीखते वक्त मुझे थोड़ा सा दिक्कत फेस हुई थी कि इस तरीके से इन चीज़ों को किस तरीके से किया जाता है। हर बार मुझे अपने सीनियर से पूछना पड़ता था, और जैसे मैं इन चीज़ों से फेमिलियर होते गया तो मुझे अभी पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती और वो काम फास्ट भी हो जाता है। सो बाय द टाइम आपका वर्क प्रेशर जो है वो कम हो जाता है जैसे आप फास्ट हो जाते हो। सो मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स का ये नेक्स्ट पॉइंट में बहुत ही ज़्यादा कंसर्न रहता है कि क्या हमें क्रॉस सेलिंग करना पड़ता है या फिर नहीं। सो मैं जेन्युइन आंसर देना चाहूँगा कि आपको क्रॉस सेलिंग थोड़ा बहुत करना पड़ता है। आप क्रॉस सेलिंग करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स किया जाता है, ऐसी कोई बात नहीं। आपको टारगेट्स दिए जाते हैं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। अगर आप क्रॉस सेलिंग करना पसंद करते हो तो वो भी बढ़िया बात है। आपको क्रॉस सेलिंग करना पड़ता है और आपको कस्टमर को पिच करना पड़ता है कि हमारे पास ये प्रोडक्ट्स है, हमारा इंश्योरेंस ये, म्यूचुअल फंड ये है। तो आपको कस्टमर के हिसाब से आपको पिच करके उनको समझाना पड़ता है कि ये प्रोडक्ट्स किस तरीके से आपके लिए बेनिफिशियल है। तो थोड़ा बहुत क्रॉस सेलिंग आपको करना ही पड़ता है। सो नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो आता है सबसे पसंदीदा, सैलरी हमें कितनी मिलने वाली, इन हैंड सैलरी कितनी मिलने वाली है, साथ में बेनिफिट्स क्या क्या मिलते हैं, पर्क्स क्या क्या मिलते हैं, इन सभी के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले टू द पॉइंट मैं कहना चाहूँगा कि हमारी जो इन हैंड सैलरी हमें मिलती है तो मुझे अराउंड 43,000 के अराउंड हमें सैलरी इन हैंड मिल जाती है। 43,000 समथिंग हमें सैलरी मिल जाती है और साथ में आपको पर्क्स अलग से मिल जाते हैं। आपको एंटरटेनमेंट के लिए अलग से पैसे मिलते हैं, आपको पेट्रोल के लिए अलग से पैसे मिलते हैं, आपको न्यूज़पेपर के लिए अलग से पैसे मिलते हैं। तो फॉर एग्जांपल के लिए आपको मैं अपनी सैलरी कहना चाहूँगा 43,000 है और जो पर्क्स मुझे अलग से मिलते हैं वो 3,000 के अलग हो गए, तो मुझे टोटल सैलरी 46,000 की अराउंड आ जाती है इन हैंड। तो आपको और बेनिफिट्स क्या क्या मिलते हैं, अगर आप लोन लेना चाहते हो तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो जनरल पब्लिक से आपको कम में मिल जाता है। साथ ही में आपको क्रेडिट कार्ड जो है वो उसकी फैसिलिटीज़ भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। आपको ऐसे कोई भी चार्जेस वगैरह पेड नहीं करने पड़ता है। साथ ही में आपको आपका मेडिकल इंश्योरेंस भी मिल जाता है। आपको मेडिकल के जो एक्सपेंसेस है वो रिइम्बर्स हो जाते हैं। आपको ऐसी बहुत सी और चीज़ें मिल जाती है, उसके ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हमारा वर्क लाइफ बैलेंस यहाँ पे होता है या फिर नहीं। वर्क लाइफ बैलेंस आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, मैं टू द पॉइंट आंसर देना चाहूँगा कि आपका वर्क लाइफ बैलेंस होता है। ये फिर डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे पोस्टेड है। अगर आप रूरल एरिया में पोस्टेड है या फिर आप अर्बन एरिया में पोस्टेड है, ये उसके ऊपर मोस्टली डिपेंड करता है। तो मैं मेरा एक्सपीरियंस कहना चाहूँगा कि मेरा वर्क लाइफ बैलेंस हो रहा है या फिर नहीं। टू बी ऑनेस्ट मेरा वर्क लाइफ बैलेंस एग्जैक्टली हो रहा है। मैं अपने जॉब के साथ साथ अदर एक्टिविटीज़ भी कर रहा हूँ, अपना यूट्यूब भी चला रहा हूँ। जैसे साथ ही में आपका जाने का टाइम तो फिक्स रहेगा, आपका ब्रांच से वापस आने का टाइम जो है फिक्स नहीं रहता है। तो आपके काम के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना फास्ट काम करके अपना जो लिविंग टाइम है उसे कम कर लेता है। तो सच में क्या वर्क लाइफ बैलेंस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एज अ जूनियर एसोसिएट पॉसिबल है? तो यस, एज अ जूनियर एसोसिएट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में वर्क लाइफ बैलेंस करना आपका पॉसिबल है। आप साथ में और भी चीज़ें कर सकते हो। आपके वीकेंड पे आप कहीं भी घूमने जा सकते हो। आपको सेकेंड एंड फोर्थ सैटरडे ऑफ मिल जाता है आपको, प्लस गवर्नमेंट हॉलीडेज़ आपको मिल जाते हैं। और साथ में आपको एज अ ऑफिसर की तरह आपको 8 बजे तक 9 बजे तक बैठना नहीं पड़ता है। आप जूनियर एसोसिएट हो तो अगर आप अपना काम ख़त्म हो गया तो आप जा सकते हो। बहुत से स्टूडेंट्स का यही कंसर्न होता है कि अगर हमने अदर स्टेट से अगर फॉर्म फिल किया है, अगर हमारा सिलेक्शन वहाँ से हो गया तो हम अपने होम स्टेट में वापस आ सकते हैं या फिर नहीं। तो मैं क्लियरली कहना चाहूँगा एज अ क्लर्क आप अगर अदर स्टेट में पोस्टेड हो तो उस स्टेट्स में आपको रहना पड़ेगा जब तक आप ऑफिसर नहीं बन जाते। ऑफिसर बन जाने के बाद आप अपने होम स्टेट में आ सकते हो, लेकिन उसके लिए रिक्वायरमेंट है कि आपको ऑफिसर बनना पड़ेगा। ऑफिसर बनने के बाद ही आप यहाँ पे आ सकते हो। अगर आप क्लर्क हो तो आप अपने होम स्टेट में वापस नहीं आ सकते, आपको वही अपना जॉब कंप्लीट करना पड़ेगा, वही आपको रहना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि एज अ जूनियर एसोसिएट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपको क्या क्या पर्क्स मिल जाते हैं, आपको क्या क्या प्रोज मिल जाते हैं। सो आपको प्रोज मिल जाता है कि आपको स्टेबल इनकम मिल जाता है, आपको जॉब सिक्योरिटी मिल जाती है, आपको गवर्नमेंट हॉलीडेज़ मिल जाता है, जैसे ही में आपको सोशल रिस्पेक्ट मिल जाता है। आप कहीं भी जाइएगा आपको सोशल रिस्पेक्ट मिलेगा। अगर उनको पता है कि आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में वर्क करते हो तो आपको एक अलग से एक सोशल रिस्पेक्ट मिलता है, फैमिली में मिलता है, आपको रिलेटिव्स में मिलता है। तो एक अलग से फीलिंग आता है कि आपको एक अलग तरीके से लोग देख रहे हैं, आप एज अ सक्सेसफुल पर्सन आपको लोग देख रहे हैं, आपको सोशल रिस्पेक्ट मिल जाता है। एकदम बहुत ही बढ़िया लगता है। ये प्रोज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में काम करने के मिलता है। सो प्रोज तो हमने देख लिए, उसके बाद हम कॉन्स देखते हैं। तो कॉन्स में आपको वर्कलोड यहाँ पे आपको ज़्यादा फेस करना पड़ता है, क्योंकि
इंडिया का जो पब्लिक सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा बड़ा बैंक है, और साथ में आपका कस्टमर बेस भी इतना ज़्यादा बड़ा है, तो आपका वर्कलोड थोड़ा सा रहने वाला है। ये इतना इकलौता कौन से इस हम आ गए वीडियो के एंड में, तो हम बात करते हैं कि हमने इतने सारे पॉइंट्स देखे, उसका एग्जैक्टली कंक्लूजन क्या है। कंक्लूजन के बारे में कहना चाहूँगा कि आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ज्वाइन करना चाहिए एज अ जूनियर एसोसिएट या फिर नहीं। तो मैं पर्सनल ओपिनियन कहना चाहूँगा कि आपको एज अ जूनियर एसोसिएट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ज्वाइन करना चाहिए। क्योंकि इसमें पर्क्स भी आपको बहुत ही ज़्यादा मिलते हैं। आपको जो सैलरी है वो बहुत ही बढ़िया मिलता है। इनिशियल लेवल पे आपको गवर्नमेंट हॉलीडे से मिल जाते हैं, आपको वर्क लाइफ बैलेंस मिल जाते हैं, इसी के साथ साथ आपको बहुत से ऐसे पर्क्स मिल जाते हैं। मैं पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से कहना चाहूँगा, पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से कहना चाहूँगा कि आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ज्वाइन करना चाहिए अगर आप एक डिसेंट सा जॉब ढूंढ रहे हो, जिसमें एक स्टेबल इनकम हो, जिसमें जॉब सिक्योरिटी हो, जिसमें आपको सोशल रिस्पेक्ट मिले। आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए जा सकते हो। तो दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे भी मिलते रहेंगे। लेकिन मैं कमेंट बॉक्स में आपसे सभी की राय जानना चाहूँगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई इंस्टेंटली ज़रूर दूंगा। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।